अब आ जाओ हैलाइड, इस फैमिली के हैलाइड। अच्छा देखो, इस फैमिली के जो एलिमेंट है वो हाइड्राइड जो बनाए थे MST टाइप का बनाए थे, एक हाइड्राइड बस। लेकिन हैलाइड बनते हैं दो तरह के, एक बनता है MX3 और एक होता है MX5। हाइड्राइड बनता है एक तरह का, हैलाइड बनता है दो तरह का। क्यों दो तरह का हैलाइड क्यों बनता है? यहाँ -3 है और यहाँ +3 और +5। बताओ, पॉजिटिव वैल्यू 2 आई थी ना, +3 +5, और नेगेटिव वैल्यू -1 है कि नहीं? यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है। क्यों? देखो, हाइड्रोजन का नेचर रिड्यूसिंग होता है, हाइड्रोजन का नेचर रिड्यूसिंग होता है। वो सामने वाले क्या करता है? रिड्यूस, और जब रिड्यूस करेगा तो उसका ऑक्सीमर क्या घट जाएगा और घट के माइनस में चलाएगा। लेकिन हैलोजन जो होता है इसका नेचर होता है ऑक्सीडाइजिंग। वो क्या करेगा? सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। जब ऑक्सीडाइज होगा तो ऑक्सीमर -3 से बढ़ के या तो +3 या तो +5, क्योंकि ऑक्सीजन नंबर +3 +5 दो का एग्जिस्टेंस है। तो हैलाइड भी दो तरह के बनेंगे, ट्राई हैलाइड और पेंटाहैलाइड। अच्छा, NCERT में लिखा है कि नाइट्रोजन का पेंटाहैलाइड एग्जिस्ट नहीं करता, बिस्मथ का भी पेंटाहैलाइड एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? समझ में आ रहा है? ये इसलिए नहीं एग्जिस्ट करता क्योंकि वैकेंट डी नहीं है, ये इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता, इनर्ट पेयर का इफेक्ट है। लेकिन बाकी तो बनते हैं, फास्फोरस के पेंटाहैलाइड बनते हैं, PCl5, AsCl5, ये सब बनेगा। अच्छा, लेकिन ट्राई हैलाइड सब बनाते हैं, पूरा फैमिली ट्राई हैलाइड बनाता है सब, जैसे NCl3, PCl3, AsCl3, SbCl3, BiCl3, ट्राई हैलाइड सब बनाते हैं। लेकिन पेंटाहैलाइड फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, नाइट्रोजन नहीं, बिस्मथ नहीं, ट्राई हैलाइड सब बनाएंगे। और जब ट्राई हैलाइड सब बनाएंगे और तो पूछेगा बताओ इसमें थर्मल स्टेबिलिटी किसमें कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, विच हैलाइड मोर कोवलेंट? क्या लगा रहे हो कंसेप्ट? फजान रूल। नाइट्रोजन नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, नॉन मेटल की बॉन्डिंग क्या है? कोवलेंट। और जब बॉन्डिंग कोवलेंट है तो कंसेप्ट क्या लगेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस। अब पता है दोनों की इलेक्ट्रॉन सेम है, नाइट्रोजन क्लोरीन की 3.0 3.0। जब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डिफरेंस क्या हो गया? 0। तो बॉन्डिंग हो गया प्योरली कोवलेंट, सबसे ज़्यादा कोवलेंट है यह। और जैसे नीचे आएंगे तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, और सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होता है बिस्मथ टाइफ्लोराइड में, सबसे ज़्यादा आयनिक है। यदि पूछा जाए इस फैमिली का विच ट्राई हैलाइड मोस्ट आयनिक, तो होगा बिस्मथ ट्राइफ्लोराइड। क्योंकि देखो ये मेटल है और ये नॉन मेटल, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स, तो बॉन्डिंग क्या होगा? प्योरली आयनिक। तो इस फैमिली के जितने भी ट्राई हैलाइड हैं सब कोवलेंट है, सिवाय बिस्मथ ट्राइफ्लोराइड इज द आयनिक। अच्छा, कोवलेंट है सब, वैसे सब कोवलेंट है, लेकिन इसमें कोवलेंट सबसे ज़्यादा है। कोवलेंट तो है सबसे ज़्यादा कोवलेंट, और सबसे ज़्यादा आयनिक ये। अच्छा, अब पूछेगा इनके थर्मल स्टेबिलिटी बताओ। हाँ, आयनिक कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है, कोवलेंट की सबसे कम, तो सबसे कम थर्मल स्टेबल होगा ये। और बुक में लिखा है एक्सप्लोसिव लिक्विड है ये, हाईली अनस्टेबल है तो एक्सप्लोड कर जाता है, एक्सप्लोसिव लिक्विड है, जबकि नॉर्मल लिक्विड है और जबकि ये सब सॉलिड है। अच्छा, अब आएगा इनकी हाइड्रोलिसिस बताइए। हाँ, किस क्वेश्चन है इसमें से कौन सा ट्राई हैलाइड हाइड्रोलाइज नहीं होगा? ऑप्शन देखो, इसमें एक ऑप्शन बढ़ा देते हैं, NH3, NCl3, PCl3, AsCl3, SbCl3, BiCl3, BiF3, इनमें कौन सा हैलाइड है जो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता? ये बता, हाइड्रोलिसिस की कंडीशन क्या है? हाइड्रोलिसिस के लिए चाहिए क्या? वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, वैकेंट P हो, वैकेंट D हो, जगह होनी चाहिए ताकि वाटर घुस जाए अंदर और घुस के तोड़ फोड़ मचाए। वाटर घुस गया तो हाइड्रोलिसिस होगी, और घुसने के लिए जगह चाहिए, तो जगह इसमें तो है ही नहीं, इसमें कहीं जगह नहीं है। देखो ध्यान से, न तो नाइट्रोजन के घर में जगह है, न तो फ्लोरीन के घर में जगह है, वाटर घुस नहीं सकता, हाइड्रोलिसिस हो नहीं सकती। NH3 की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, जबकि इसके घर में जगह है। किसमें? NaCl के घर में। हाँ, इसमें वैकेंट D है, इसमें भी वैकेंट D है, वैकेंट D, वैकेंट D, वैकेंट D। हाँ, अब बुक में लिखा है इसकी भी हाइड्रोलिसिस पुअर होती है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस एंडोथर्मिक है, इसमें हीट देना पड़ेगा, इसमें तो हीट भी नहीं देना पड़ेगा।
तो पुअर हाइड्रोलिसिस किसकी हुई? एक तो ये और दूसरा ये क्यों? वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। ये क्यों? आयनिक है, स्ट्रांग है, तोड़ने के लिए थोड़ा हीट चाहिए, इन सब में हीट नहीं चाहिए। बोलो क्लियर? तो दो कंपाउंड हाइड्रोलाइज नहीं होंगे, न तो NF3 और न तो BiF3, बाकी सब होंगे। ठीक है, होंगे तो मिलेगा क्या? हाइड्रोलिसिस के बाद हमको क्या मिलेगा देखा जाए। देखो सामने हाइड्रोलिसिस से क्या मिलेगा। जैसे मान लो PCl3 है, इसको हमने पानी में डाला, हमने इस PCl3 की हमने हाइड्रोलिसिस कराई, हमको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा देखा जाए। हाँ, PCl3 में देखो ध्यान से, फास्फोरस पर एक लोन पेयर है और 3 क्लोरीन है। ये स्ट्रक्चर है PCl3 का। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 5 में से 3 शेयरिंग कर गया, एक बचा लोन पेयर। बोलो, फास्फोरस 3H2 3P3 3D0, S में कितना है 2, P में कितना है 3 और D पूरा खाली पड़ा है। ठीक, ये 3 अनपेयर 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया और एक लोन पेयर। ये देखो 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर, ये 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर, देखो D पूरा खाली पड़ा है। ठीक, अच्छा, सिडविक रूल क्या बोलता है? सिडविक रूल्स ऑफ मैक्सिमम कोवेलेंसी, जो एलिमेंट थर्ड पीरियड के हैं वो अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 दिखा सकते हैं, 6 दिखा सकते हैं। पता है इसमें कितनी कोवेलेंसी? 3, मतलब अभी 3 कोवेलेंसी और दिखा सकता है। होगा, समझ में आया? जब ये 3 कोवेलेंसी और दिखा सकता है और जबकि इसके में वैकेंट D भी मौजूद है, मतलब इसके एक मालिक्यूल पर एक साथ 3 वाटर का धावा हो बोलेगा। एक वाटर इसमें घुसेगा, इधर भी घुस जाएगा, इसमें भी घुस जाएगा, 3 वाटर का अटैक होगा सीधे जाके अंदर। अटैक होने के बाद क्या होगा देखो सामने। अब जैसे वाली वाटर है, इसने अपना लोन पे इसको दिया, इसने अपना लोन पे उठा के इसको दिया। अच्छा, देने वाला न्यूट्रल है, लेने वाला भी न्यूट्रल है, तो लेन देन के बाद क्या होगा? चार्ज आएगा। ये दे के पॉजिटिव और ये ले के हो जाएगा निगेटिव। मतलब वाटर का जब अटैक होगा इसके वैकेंट D में, तो ये दे के पॉजिटिव और ये ले के क्या होगा? निगेटिव। अच्छा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ से H+ आयन, आवाज़ ही नहीं है, तो ये इसके खाते में चला जाएगा ऑक्सीजन के पास और यहाँ से H+ आयन बाहर आ जाएगा। अच्छा, निगेटिव चार्ज आ जाने से फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे भी कम होती है, लेकिन नेगेटिव चार्ज आने से और कम हो जाएगी। फास्फोरस कमज़ोर हो जाएगा और क्लोरीन को इसकी कमज़ोरी पता चल जाएगी कि विजय कमज़ोर हो चुका है, तो क्लोरीन फास्फोरस की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से भाग जाएगा। समझ में आया? देखो, हर एलिमेंट रिएक्शन के दौरान अपनी वैलेंसी को मेंटेन रखता है। हाँ, वो 6 तक जा सकता है, लेकिन वो रिएक्शन के दौरान मेंटेन रखता है। मतलब तुम लोग चाहते हो कि हमको अच्छी रैंक मिले, लेकिन जब पढ़ाई शुरू होती है तो फिर मन सामने आ जाता है, अरे कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे। नेचर है तुम्हारा कि हमको 3 वैलेंसी 3 घंटा पढ़ना है, 3 ही घंटा पढ़ना है बस। जबकि मालूम कि 5 घंटा पढ़ने से 6 घंटा पढ़ने से सिलेक्शन जल्दी होगा, अच्छी रैंक आएगी। प्लान तो है, सोचते हो, लेकिन करते नहीं ना हो, फिर वही नेचर के हिसाब से 3 पर आ जाते हो। नहीं समझ में आया? तो ये 3 पर आ जाएगा। तो देखो, इस पर एक फिर वाटर का अटैक हुआ, ये निकला, तो यहाँ से क्लोरीन निकला, यहाँ से H निकला, तो पता यहाँ से HCl बाहर आ गया और फिर इसकी जगह क्या आ गया? क्लोरीन की जगह OH आ गया। बोलो, और एक के बाद एक तीनों क्लोरीन हटते चले जाएंगे और 3 वाटर का अटैक होगा। हाँ, क्या बनेगा देखो लास्ट में, याद रखना, हाइड्रोलिसिस के दौरान ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, नॉन रिडॉक्स, इसमें ऑक्सीजन नंबर मेंटेन रहेगा। बताओ, यहाँ फास्फोरस का ऑक्सीजन नंबर +3 था ना, बोलो, तो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी +3 ही रहेगा, H3PO3 ये बन जाएगा और +3 HCl बाहर आएगा। 3 HCl मतलब एक यहाँ से 2 3 HCl अटैक बाहर आ जाएगा, 3 वाटर का अटैक, 3 HCl बाहर और उसकी जगह OH। समझ में आ रहा है? बन जाएगा फास्फोरस एसिड +3 HCl। समझ में आया? तो हाइड्रोलिसिस के दौरान ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं होगा, पहले भी +3 था, बाद में भी +3 रहेगा। 3 क्लोरीन बाहर आ जाएंगे, 3 HCl बाहर आ जाएगा।
अच्छा मान लो यहाँ +5 रहता, PCl5 रहता तो क्या इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी? होगी, क्योंकि देखो इसमें 5 वैलेंसी है जबकि 6 वैलेंसी अटैक कर जा सकता है, मतलब इसमें एक वाटर का अटैक होगा। और जब भी वाटर का अटैक होगा तो क्लोरीन हटेगा, OH आके बैठेगा, एक हटा फिर OH बैठा, फिर हटा फिर OH बैठा, एक एक करके वाटर का अटैक होता जाएगा। हाँ, रिएक्शन के दौरान इसकी ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। बताओ यहाँ +5 है ना, तो उसमें भी +5 ही रहेगा। हाँ, कितने हैं? 5 क्लोरीन है, 5 क्लोरीन बाहर आएंगे HCl के रूप में, HCl के रूप में, यानी 5 HCl। यहाँ बनेगा फास्फोरिक एसिड और यहाँ पहले बना था फास्फोरस एसिड। ये फास्फोरस है और ये फास्फोरिक है। यहाँ +3 है, यहाँ +5 है, यहाँ +3 है, यहाँ +5 है। हाइड्रोलिसिस इज ए नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। इस दौरान ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। बोलो समझ में आया? तो हाइड्रोलिसिस के लिए क्या चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। वैकेंट रहेगा तभी ना घर में घुसेगा, तभी ना तोड़ फोड़ मचाएगा, तब ना कुछ नया बनेगा। जबकि NH3 में न तो इसमें वैकेंट डी है, न तो इसमें वैकेंट डी है। जब वैकेंट डी ही नहीं है तो इसकी हाइड्रोलिसिस होगी नहीं। अच्छा देखो सामने, इसमें वाटर ने जो अटैक किया, जबकि वैकेंट डी इसके पास भी था, वैकेंट डी इसके पास भी था, दोनों के पास वैकेंट डी था, तो वाटर ने किस में अटैक किया? फास्फोरस की क्लोरीन पर। वाटर किसके घर में घुसा? फास्फोरस के घर में घुसा कि क्लोरीन के घर में घुसा? जबकि वैकेंट डी दोनों के पास था। तो वो फास्फोरस घर में क्यों गया? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव फास्फोरस से ज़्यादा है। क्लोरीन खींच रहा अपनी तरह, ये माइनस ये प्लस। अब प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और जिसको ज़रूरत होगी उसी को ना वाटर अपने लड्डू खिलाएगा, लोन पेयर देगा। इसलिए अटैक फास्फोरस पे होगा, क्लोरीन पर नहीं। इधर आ जाओ, इसमें देखो NCl3 में, इसमें तो वैकेंटी है ही नहीं। इसमें वैकेंटी है तो वाटर इसके घर में घुसेगा, क्लोरीन के घर में घुसेगा, नाइट्रोजन घर में नहीं जाएगा। हाँ, ये भी है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन से, तो नाइट्रोजन खींचेगा, माइनस यहाँ आएगा प्लस, मतलब क्लोरीन को जरूरत भी है और क्लोरीन के घर में जगह भी है। दोनों कारण हैं। इसलिए जब भी इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो वाटर का अटैक क्लोरीन के घर में होगा, नाइट्रोजन के घर में नहीं होगा। हाँ, ऐसे देखो, ये देखो NCl Cl Cl, तुमने पानी डाल दिया तो वाटर का OH आयन इसके घर में घुस गया। नाइट्रोजन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और इस प्लस भी है, ज़रूरत भी है, वैकेंट डी भी है, तो अपना लोन पे जाके इसको दे दिया। अच्छा, देने वाला न्यूट्रल है, लेने वाला भी न्यूट्रल है, तो लेन देन के बाद चार्ज आएगा। हाँ, यहाँ पे पॉजिटिव जाएगा, इससे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी, तब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तब यहाँ से H+ आयन बाहर आएगा। अच्छा, ये ले करके क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। तो बताओ, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कम, इसकी ज़्यादा, तो ज़्यादा होने से क्या होगा? ये कमज़ोर का फायदा उठाएगा, कमजोरी का, ये पूरा इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से भाग जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या आएगा? माइनस चार्ज। और ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन इसके साथ मिलके क्या बनाया? HOCl, और यहाँ से H+ आयन बाहर, यानी ये टुकड़ा क्या हो गया? HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड। और यही खेल इधर से भी होगा, यही खेल इधर से भी होगा, यही खेल इधर से भी होगा, मतलब 3 मॉलिक्यूल तुम्हारे बन जाएंगे हाइपोक्लोरस एसिड। और इसके बाद इधर से भी चार्ज आया, इधर से भी चार्ज आया, इधर से चार्ज, यहाँ से क्या बन गया? N-3। अच्छा, यहाँ से जो H+ निकल रहा है, ये H+ जाके इससे जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, और क्या बन जाएगा? अमोनिया। तो फाइनल रिएक्शन क्या हुआ? देखो, फाइनल रिएक्शन जब तुमने NCl3 की हाइड्रोलिसिस कराई 3 वाटर के द्वारा, तो तुमको मिला क्या? 3 मोल हाइपोक्लोरस एसिड प्लस 3 मोल अमोनिया, सॉरी 1 मोल अमोनिया, अमोनिया का 1 मोल मिलेगा। अब देखो, एक ही फैमिली के 2 हैलाइड है, इसका प्रोडक्ट देखो, हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट क्या बन रहा है, और इसका प्रोडक्ट देखो क्या है, कितना अंतर है। इसमें ऑक्सीजन फास्फोरस के साथ जुड़ा है, इसमें ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ जुड़ा है। यहाँ बन रहा हाइपोक्लोरस एसिड, यहाँ बन रहा अमोनिया, जबकि इधर बन रहा फास्फोरस एसिड और HCl। मतलब इसमें H किसके पास गया? नाइट्रोजन के पास। इसका H किसके पास गया? क्लोरीन के पास।
मतलब इधर से हाइड्रा एसिड, इधर से ऑक्सी एसिड, इधर देखो हाइड्रा एसिड, ये ऑक्सी एसिड। इसका मतलब क्या हुआ, तुम किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस कराओगे तुम्हें दो प्रोडक्ट मिलेगा, एक हाइड्रा एसिड, एक ऑक्सी एसिड। अब बात है कि ऑक्सी एसिड कौन देगा और हाइड्रा एसिड कौन देगा? जवाब, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाँ, जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रा एसिड, जिसकी कम होगी वो ऑक्सी एसिड। समझ? कहाँ चेंज है? अरे ये साइज छोटा भी तो है, दोनों की इलेक्ट्रॉन सेम है, दोनों की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जिसका साइज छोटा होगा उस पर चार्ज ज़्यादा आ जाएगा, वो -3 रहेगा, ये माइनस ही रहेगा, ये भी माइनस ही रहेगा, वो चेंज नहीं कहेंगे हम। पाउलिंग स्केल पर वैल्यू सेम दिखा रहा है ना, -3 3.0 3.0, लेकिन साइज छोटा है ना, और जिसका साइज छोटा होगा उसकी टेंडेंसी खींचने की ज़्यादा हो जाएगी, वो फ़र्क नहीं है। हाँ बोलो, समझ में आया? तो हाइड्रोलिसिस के लिए हमको क्या चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, बोलो। और देखो जब भी हाइड्रोलिसिस होती है, ध्यान से देखो, वाटर का अटैक होता है, अटैक होने के बाद फिर ये बॉन्ड टूटता है कि नहीं, बताओ? ये वाला बॉन्ड टूटा है ना, देखो ये वाला बॉन्ड टूट रहा है ना, आवाज़ नहीं आ रही। इसका मतलब हाइड्रोलिसिस के दौरान जब ये बॉन्ड टूट रहा है, तो जब बॉन्ड जितना कमज़ोर रहेगा उतना जल्दी टूटेगा, उतना जल्दी प्रोडक्ट भी बनेगा। तो हाइड्रोलिसिस के लिए बॉन्ड कमज़ोर होना चाहिए, और सेंटर एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होनी चाहिए। तो यदि किसी एटम के पास वैकेंट डी है, उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और उसका बॉन्ड कमज़ोर है, समझ लेना उसकी हाइड्रोलिसिस सबसे फास्ट होगी, आसानी से होगी, कम टेम्परेचर पर होगी, बिना हीट की हो जाएगी। ये हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट। अब मेरी बात तुम समझ रहे हो तो बताओ इनमें से किसकी हाइड्रोलिसिस सबसे फास्ट होगी? क्वेश्चन है PCl3, PBr3, PI3, किसकी हाइड्रोलिसिस सबसे फास्ट होगी? जोर से बोलो। हाँ PI3, क्योंकि इसमें साइज बड़ा हो गया, लेंथ ज़्यादा, स्ट्रेंथ कम, फट से बाहर आएगा आयोडीन और वाटर घुस जाएगा, इसकी सबसे फास्ट होगी। अच्छा मान लो क्वेश्चन इस तरह से आया, PCl3, ASCl3, SbCl3, BiCl3। ध्यान से देखो, ये कोवलेंट है जबकि ये क्या आयनिक है। तो जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे, आयनिक कैरेक्टर और आयनिक बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रांग होता है, तो उसको तोड़ने में एनर्जी चाहिए। इसकी हाइड्रोलिसिस स्लो, इसकी हाइड्रोलिसिस क्या होगी? फास्ट। बोलो बात समझ आई कि नहीं? ये होगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस।